Hello everyone, welcome to the Market Trend Tracker. My name is Subhash and welcome to our new section of learning videos. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से हम वीकली एनालिसिस के वीडियो बना रहे हैं जो स्टॉक मार्केट का वीकली ट्रेंड एनालिसिस करता है। व्यूअर्स के कुछ फीडबैक्स और मार्केट कंडीशन को देखते हुए मैंने ये सोचा है कि ये सही टाइम है कुछ लर्निंग वीडियोस बनाने का, क्योंकि हफ्ते के एंड में जो हम डिस्कस करते हैं वो एक हाई एंड टॉपिक होता है और वो शायद तक सबकी समझ में आना मुश्किल होगा। हमें उसे आसानी से समझने के लिए स्टॉक मार्केट को समझना जरूरी होगा, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी होगा। इसके लिए मैं लर्निंग वीडियोस का एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। हम स्टॉक मार्केट और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें उससे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्या स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट सही आइडिया होगा, क्या आप उसमें से रिटर्न बना पाएंगे, हमारा डेटा क्या बोलता है कि बाकी तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वो किस तरह का रिटर्न देते हैं अगेंस्ट स्टॉक मार्केट। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फ्यूचर के बेनिफिट के लिए आज के दिन लगाया हुआ कोई सा भी रिसोर्स इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आज पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो सके, आपने कंप्यूटर खरीदा ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो पाए, आपने अपनी जो सेविंग्स थी वो मार्केट में लगाई ताकि आप बेहतर रिटर्न्स पा सकें। ये सारे इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में ही आएंगे, लेकिन क्योंकि हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट को फाइनेंशियल मार्केट्स तक ही सीमित रखेंगे। मेरा एक अजम्पशन है इस वीडियो को बनाने से पहले कि जो भी ये वीडियो देख रहा है या फॉलो करेगा उसके पास एक सफिशिएंट कॉर्पस है जिसको वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। प्लीज नोट कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है और हम इसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देते हैं। हमारा मेन पर्पस है कि आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीखें ताकि आप डायरेक्टली एनालिसिस करके अपना खुद का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना पाएं और अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर पाएं। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं और आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू जाना चाहते हैं तो जो आपसे बात करेगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आप उनकी बातों को आसानी से समझ पाएं। जो इंडियन हाउस होल्ड होती है उसकी सेविंग का पैटर्न कैसा रहा है पिछले कुछ सालों में और रिसेंट के कुछ ईयर्स में। 2011 से 2020 का अगर डेटा देखें तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 45% के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट था वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में जाया करता था। और अगर हम फिक्स्ड टाइप के रिटर्न्स की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 90% इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता था। इवन दो ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है बट इसके रिटर्न्स भी लिमिटेड होते हैं। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि इक्विटीज और म्यूचुअल फंड जो कि मार्केट से लिंक्ड होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कम होता था। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई दिया है जिसपे कि इक्विटीज और म्यूचुअल फंड में लोगों का इंटरेस्ट जागा है और इन्वेस्टमेंट उस तरफ बढ़ते हुए दिखे हैं, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट गिरता हुआ दिखा है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होता है उसको समझने के लिए हमें एक चार्ट देखना होगा। वो चार्ट है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए जो हमारा रिटर्न हमको मिलता है हर साल का, वो क्या बोलता है। अगर आप ये देखें तो 2011 से 2020 के बीच में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो सबसे बेहतर रिटर्न दिया एक्सेप्ट इक्विटी अगर हम बात करें तो वो था फिक्स्ड डिपॉजिट और पेंशन फंड्स जिसने अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास का रिटर्न दिया। वहीं गोल्ड और रियल एस्टेट ने तो नेगेटिव रिटर्न दिया। अगर 2021 से 2023 पोस्ट पैंडेमिक की भी बात करें तो फिर बैंक डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न पे थे, स्मॉल सेविंग्स वगैरह ने भी 1 से 3% के आसपास रिटर्न दिया और सबसे अच्छा रिटर्न इनमें से गोल्ड ने दिया था। 2011 से 20 बोलिए, 2021 से 23 बोलिए या 2024 का बोलिए, जो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है फॉर इन्वेस्टमेंट क्लास इज योर इक्विटीज। सो हमको ये समझना जरूरी होगा कि अगर आपको बेहतर रिटर्न करना है तो इक्विटीज मार्केट में तो जाना पड़ेगा। लेकिन इक्विटीज मार्केट में जाने का फायदा क्या है इसको हम समझते हैं कि अगर आप 3% के रिटर्न से कमाते हैं किसी 10 साल में और अगर 9% जो कि इक्विटीज ने दिया है एवरेज उसके हिसाब से कमाते हैं तो कितना फर्क पड़ता है। अगर आप 3% के एवरेज से अगर आप रिटर्न कमा रहे हैं वो 10 सालों के लिए अगर आप रखते हैं तो आपका रिटर्न बनता है 13 लाख रुपए, और वही अगर आप 9% से कमाने लगते हैं आफ्टर 10 ईयर्स उसकी वैल्यू हो जाती है 21 लाख रुपए। ये जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। लेकिन अगर इसको आप टाइम पीरियड को भी बढ़ा दें, अगर 3% का रिटर्न एवरेज रिटर्न आप देखें फॉर 30 ईयर्स तो इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 23 लाख रुपीस। लेकिन यही अगर 9% से करते हैं तो वैल्यू बढ़ के हो जाती है 1.21 करोड़ रुपीस। अगर हम इक्विटीज मार्केट की बात करें तो एवरेज रिटर्न पिछले कुछ सालों में बेंचमार्क इंडेक्स जो निफ्टी 50 होता है जो उसने दिया है वो अप्रोक्सीमेटली 15% है फॉर लास्ट 20 इयर्स एंड अप्रोक्सीमेटली 12% है फॉर लास्ट 10 इयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपको
ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले इंस्ट्रूमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट करना है और ज्यादा देर तक इन्वेस्टेड रहना है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकें। इसमें अगर आप देखेंगे वर्ल्ड का जो बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है वॉरेन बफेट, उसका जो एवरेज रिटर्न है थ्रू आउट द ईयर्स आफ्टर 1965 वो है 22% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टर नहीं है बट सबसे कंसिस्टेंट इन्वेस्टर है। वो मार्केट में इतने सालों से है कि उसके 22% CAGR ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, उनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी चेक करते हैं। इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम 3 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर रहे हैं। वन इज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड इज एसेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड थर्ड इज मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करें, इसमें आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट आता है, PPF अकाउंट्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आता है, एटसेट्रा। इसका बेनिफिट ये है कि ये हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स है एक्सेप्ट सम लाइक PPF, वो 15 साल के लिए लॉक करना पड़ता है। अदरवाइज आप जिस दिन चाहे उस दिन से ब्रेक करके आप अपना मनी आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से समझने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है इसमें इन्वेस्टमेंट करना। बिकॉज इसका रिटर्न लेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिस्क फ्री होता है। सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अपने रिस्क होते हैं। इसमें रिस्क ये है कि जिस भी एजेंसी से आपने परचेज किया है ये इंस्ट्रूमेंट, अगर कहीं वो बैंकरप्ट हो गया तो आपको सिर्फ इंश्योर्ड अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ सालों पहले एक केस सुना होगा PMC बैंक का, जिसमें लोगों के रखे हुए सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट सब कुछ वैनिश हो गया था रातों रात। इंश्योरेंस के तौर पे पर अकाउंट होल्डर 5 लाख का ही इंश्योरेंस होता है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 50 लाख का अगर कहीं FD करा हुआ है और अगर वो बैंक बंद हो जाती है तो आपको 50 लाख मिल जाएंगे, आपको 5 लाख ही मिलेगा। सो ये मैं सिर्फ एक रिस्क की बात किया, ऐसा नहीं है कि कल के दिन सारे बैंक बंद होने वाले हैं, लेकिन आप अपना डाइवर्सिफिकेशन जो है वो करके रखें। ज्यादा रिटर्न्स की तरफ भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ FDs जो है आज भी 9.5% का रिटर्न भी ऑफर कर रही हैं, जबकि नेशनल बैंक 6 से 7% का रिटर्न ऑफर करती हैं। तो जो बैंक आपको बेहतर रिटर्न दे रही है, जरूरी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म में आपको साथ दे सके। जैसा कि अगर आपको 10 साल का FD करना है तो प्रेफरेबली उसे आप नेशनलाइज बैंक में कीजिए, जिसका आपको एश्योरिटी है कि अगर वो बंद होने की कगार पे भी आता है तो कोई ना कोई आके उसे बचाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट का ड्रॉबैक सिर्फ एक है कि ये इन्फ्लेशन को हार्डली बीट कर पाता है और आपके मनी की वैल्यू, आपकी परचेसिंग पावर वही की वही बनी रहती है और वो ग्रो नहीं हो पाता, और ग्रो भी होता है तो बहुत मार्जिनल वैल्यू से होता है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके अगेंस्ट में होता है और आपके एसेट्स की वैल्यू गिर रही होती है। चलिए सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, जो है एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एस्टेट, सिल्वर एंड गोल्ड, और भी दूसरे प्रीशियस मेटल्स के अंदर आ सकते हैं। दोज आर नॉट वेरी कॉमन इन इंडियन फैमिलीज। इसका बेनिफिट क्या है? इसमें आपको एक ओनरशिप की फील आती है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा एसेट है। जैसे आप घर परचेस करते हो, आप लैंड परचेस करते हो, आप गोल्ड खरीदते हो, आप उसे पहनते हो, इसमें आपको एक फिजिकल टच नजर आता है कि हाँ ये मेरा है। बट हमको ये समझना है कि इसमें आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है फ्रॉम वैल्यू पर्सपेक्टिव। हाँ ये आपका है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है, अगर गोल्ड की बात करें, वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग के थ्रू डिसाइड होता है। रियल एस्टेट मार्केट में सर्कल रेट्स लगते हैं, अगर कहीं हाईवे बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, तो उसके रेट उसके हिसाब से बढ़ जाते हैं। सो इट डिपेंड्स मोर ऑन द मार्केट कंडीशन एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। इसका ड्रॉबैक है कि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका लिक्विडिटी इशू है। अगर आज आप 1 करोड़ का घर बेचने कहीं जाए और बोलिए कि मुझे आज 1 करोड़ रुपए चाहिए, so it is not feasible in many cases. Somewhere it might be possible, but not in all cases. Liquidity is one major problem. Second, trust issue. Insufficient papers, clear paper नहीं होते हैं लोगों के पास। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी भी लगातार चेंज हो रही है। इन सब के चलते इसमें देयर इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। जैसा कि हमने पिछले के चार्ट्स में देखा कि गोल्ड ने 10 सालों में नेगेटिव रिटर्न दिया, सिमिलर रियल एस्टेट ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया था। लेकिन 2021 से 23 के बीच में गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न तो दिया, लेकिन रियल एस्टेट अभी भी नेगेटिव रिटर्न में था। सो देयर इज वेरी मच अनसर्टेनिटी इन दिस एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। हमारा थर्ड कैटेगरी है मार्केट लिंक्ड। मार्केट लिंक को भी हम 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है जो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेकंड है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, और थर्ड है जो हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। SIP क्या है? आप में से ज्यादातर लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। अगर आपको मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या आप सीखना भी नहीं चाहते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट यू कैन हैव, जिससे आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये भी है कि आपको बड़ा कैपिटल कुछ भी नहीं चाहिए, आप 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सो आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत होते हैं इसमें।
मार्केट लिंक जो रिस्क हैं वो हमेशा आपके साथ इसमें भी बने रहेंगे जो बाकी आपके मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं। इसका ड्रॉबैक जो है वो ये है, आप किस फंड में इन्वेस्ट करें, कहाँ करें, कैसे करें। जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसने जो फंड बोल दिया आप में उस फंड में पैसे लगा देने होते हैं, लेकिन आप खुद की रिसर्च नहीं कर पाते बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैक बॉक्स के अंदर चल क्या रहा है आपको समझ में नहीं आता। जो दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि 60% से ज्यादा म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप सारी फीस पे कर रहे हैं फिर भी आपका म्यूचुअल फंड जो अकाउंट है वो मार्केट बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है तो। स्टॉक ट्रेडिंग बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए हम इसे इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ पैसे लूज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका बेनिफिट क्या है? इट कैन मेक यू वेरी क्विक मनी। बहुत तेजी से पैसा बनता है इसमें, और जितनी तेजी से बनता है उतनी तेजी से या उससे ज्यादा तेजी से जाने के चांसेस होते हैं। जो ब्रोकर होता है आपको लिवरेज दे रहा है वो बहुत लिक्रेटिव होता है, बट व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग मनी यही लिवरेज आपका अकाउंट खाली कर देता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो होता है वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह। सेबी ने सितंबर 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश करा, उसके अनुसार 93% ऑफ द पीपल हु डू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग लूज मनी। दूसरा इश्यू इसके साथ कि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, जो एक कॉमन इन्वेस्टर की समझ से बाहर चली जाती है। जो थर्ड मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट आइडिया है दैट इज इक्विटी इन्वेस्टिंग। इसका आइडिया सिंपल है, जब भी आप एक शेयर परचेस करते हो तो आप उस बिजनेस का एक पोर्शन खरीद रहे हो, आप एक बिजनेस ओनरशिप खरीद रहे हो। तो जब भी आप एक शेयर परचेस करें तो उससे ऐसा ना देखें कि मैंने एक शेयर परचेस किया, आप समझिए कि मैंने एक बिजनेस परचेस किया। रिस्क मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में, जो कंपनी आपको लगती है कि बेहतर है या आने वाले दिनों में बेहतर करेगी उसके ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना। आपको कब तक इन्वेस्टेड रहना है ये आप डिसाइड करेंगे, सामने वाला कोई डिसाइड नहीं करेगा। आप अपना एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं, आप जब तक इन्वेस्टेड रहना रहें। जिस दिन आपको लगता है मार्केट खराब हो रहा है जैसा कि आजकल का सिचुएशन है, उस समय आप मार्केट के बाहर आके बैठ जाइए सब कुछ बेचकर, और जिस दिन मार्केट अच्छा लगे फिर से जंप कीजिए। तो आपका जो रिटर्न है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट और एक्सपोजर के हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका है ग्रोथ इंडिया स्टोरी में इन्वेस्ट करने का, जहां की हम एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं अगले 20 से 25 सालों में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही ज्यादा लिक्विड है। अगर आपको आज अभी पैसे चाहिए आप सेल ऑफ कीजिए अपने शेयर्स, आप पैसे लीजिए और आप मार्केट से बाहर। अभी सेटलमेंट डेज आर T+1, जो आने वाले दिनों में सेम डे सेटलमेंट की बातें चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये इंस्ट्रूमेंट मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसके ड्रॉबैक की बात नहीं करूंगा। देयर आर टू मेनी ड्रॉबैक्स ऑन दिस आल्सो। पहला है देयर आर टू मेनी ऑप्शंस, कौन सा खरीदें कौन सा नहीं खरीदें। इसका टेक्निकल एनालिसिस गिव्स बेटर आइडिया और फंडामेंटल एनालिसिस आल्सो नीड्स टू बी सीन। इसको हम किस तरह से एनालाइज करें, हम रिस्क कैसे मैनेज करें, इसमें हम कैसे कंट्रोल करें अपने इमोशंस को। अगर इसमें आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं लगाएंगे ये ऑलमोस्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की तरह ही आपको ट्रीट करेगा। सो हमने मोटा मोटा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रेगुलरली। आप डिसाइड कैसे करें कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना करिए रिस्क प्रोफाइलिंग। जब आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है और आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। इट गिव्स यू ऑल। मैंने कुछ लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो चेक कीजिएगा, उसमें से आप जाके अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। वो आपको ये बताएगा फिर आपको कितना इक्विटीज में रखना चाहिए, आपको कितना डेट में रखना चाहिए, अदर इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। साइकोलॉजिकली आप अपने आप को समझ पाएंगे कि हाँ मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आप कितना कवर कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। सो मेरे हिसाब से जरूर कीजिए, उसके बाद फिर आप अपना एसेट एलोकेशन कीजिए। ऑन द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस सेशन मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अकाउंट्स में पैसे रखे हुए हैं, लिक्विड कैश में पैसे रखे हुए हैं, बट दे डोंट नो कि हमें करना क्या चाहिए, हमें कहाँ पैसे लगाना चाहिए। कुछ लोग होंगे जो बोलते होंगे 5% इंटरेस्ट कमा के करूंगा क्या, रहने दो, 3% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, 2% में क्या फर्क पड़ जाएगा। जो भी आपके पास सेविंग्स अकाउंट्स में या दूसरे लो यील्ड एसेट्स में आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, अगर आप उसको हायर यील्ड में वाइल कंट्रोलिंग योर रिस्क आप ट्रांसफर करते हो तो आप बेहतर रिटर्न कमा सकते हो, जिससे आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करते समय हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना होता है वो है डाइवर्सिटी का। क्या रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले आपका रेनी डेज के लिए आपने सेविंग्स कर रखी है? क्या आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर रखा है? क्या आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस है? क्या आपने फिक्स्ड रिटर्न्स में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइलिंग? अगर आप ये सारे कुछ कवर कर चुके हैं
और उसके बाद फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, देन इट विल गिव यू बेटर रिटर्न्स, बिकॉज आपको डर नहीं है। फिर जितना ज्यादा पोर्टफोलियो आपका डाइवर्स होगा उतना ही अच्छा आपका रिस्क मैनेजमेंट समझा जाएगा और पोर्टफोलियो आपका बेहतर परफॉर्म करेगा इन लॉन्गर टाइम फ्रेम। चलिए आज का सेशन यहाँ पर आज खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम बात करना शुरू करेंगे इक्विटी सेशंस पे, जिसपे हम कवर करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, आपके पास कौन कौन से स्टॉक मार्केट है, लाइक BSE NSE। उसके अंदर आपने सुना होगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये क्या होता है, ब्लू चिप कंपनियां कौन सी हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। हम इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा कवर करके फिर आगे एक बेस बनाएंगे और उसके बाद फिर हम हर एक सेशन में थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अभी हमारी लर्निंग सीरीज कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है। हम हर हफ्ते इस लर्निंग सीरीज में कुछ वीडियोस लाएंगे जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा टू अंडरस्टैंड द वीकली एनालिसिस वीडियोस ऑफ आवर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस कमेंट्स। एंड प्लीज डोंट मिस जो हमारा वीकली मार्केट ट्रेंड एनालिसिस हम सैटरडे रिलीज करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।